वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग झारखंड की हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ झारखंड, उसका परिचय और नामकरण कैसे हुआ, कुल बहुत सारे आंदोलन के बारे में भी चर्चा करेंगे। कुल इसमें 100 प्रश्न लेकर के आए हैं और मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी से जल्दी आपको 100 प्रश्न कम समय में बता दूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समय को न बर्बाद करते हुए। पहला प्रश्न है झारखंड के लिए। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, स्थापना के आधार पर झारखंड भारत का राज्य में क्रम क्या है? भारत के राज्य में क्रम क्या है? झारखंड के जो है, भारत में कुल 28 जिला है, तो 28 स्टेट है, राज्य है, तो 28 राज्यों में भारत का कौन सा क्रम है? तो भारत का जो क्रम हो जाएगा 28वां क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के रूप में स्थापित होने से पूर्व झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता? जिस समय झारखंड को राज्य घोषित नहीं किया गया था, ठीक है, उस समय झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो उस समय झारखंड को दक्षिण बिहार के नाम से जाना जाता था, क्योंकि झारखंड जो है एक बिहार का ही हिस्सा था और पहले झारखंड अलग नहीं था, बिहार का हिस्सा था। तो हमारा जो झारखंड है वो बिहार के दक्षिणी हिस्से पे आता था। इसी वजह से झारखंड का नामकरण से पहले, राज्य स्थापित होने से पहले, इसको दक्षिण बिहार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? झारखंड नाम इसका रखा गया है, इसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि किसी भी राज्य या किसी व्यक्ति का नाम रखने पर उस नाम का एक अर्थ होता है, मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है। वो मतलब क्या होता है? तो उसी प्रकार झारखंड शब्द का मतलब क्या होता है? तो झारखंड शब्द का मतलब होता है वन प्रदेश। वन प्रदेश इसलिए होता है क्योंकि हमारे झारखंड में जंगल बहुत ही यहाँ पाए जाते हैं, जिसके कारण वन प्रदेश झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख इत्र ब्राह्मण में किस नाम से जाना जाता है? झारखंड क्षेत्र का एक इत्र ब्राह्मण साहित्यिक उल्लेख है, साहित्यिक पुस्तक है इत्र ब्राह्मण, ठीक है। इत्र ब्राह्मण में झारखंड को सबसे पहले किस नाम से कहा गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक परीक्षा में पूछा जाता है और विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही उत्तर होगा इत्र ब्राह्मण में झारखंड का जो प्रथम नाम मिलता है वो पुरंड नाम से मिलता है। अगला प्रश्न है, महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? प्रश्न संख्या 6 है। अब महाभारत में जिस प्रकार इत्रे ब्राह्मण में झारखंड को पुरंड कहा जाता था, उसी प्रकार महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से मिलता है, उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो जिस प्रकार इत्रे ब्राह्मण में पुरंड किया गया था और महाभारत में पुंडरीक देश कहा गया है। क्या कहा गया है? पुंडरीक देश कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। पुरातात्विक उल्लेख यानी पुराने जमाने पे जितना झारखंड शब्द जो है, मतलब कितना पुराना पहले इसको मिला था, कहाँ पे मिला था, किस पुरातात्विक पे मिला था? तो ये आपका मिला था 13वीं सदी ईस्वी के एक ताम्रपत्र में मिला था। झारखंड शब्द का प्रथम उल्लेख यानी इसका विस्तृत चर्चा जो है, अगर कहा जाए सबसे पहले, तो 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। क्या कहता है? झारखंड, आज का झारखंड पहले के किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है?
आज का जो झारखंड है इसको पर्यायवाची शब्द क्या किस शब्द से माना जाता है? तो यह शब्द जो होगा, पहले झारखंड को छोटा नागपुर संथाल परगना कहा जाता था। छोटा नागपुर आज का झारखंड पहले के किस पर्यायवाची का है? तो छोटा नागपुर। हम लोगों ने झारखंड का नामकरण और परिचय पढ़ लिया। अब दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल, और आंदोलन भी पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल, चलिए पाषाण काल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पाषाण काल, ठीक है। झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? झारखंड में आदि मानव यहाँ जो उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? जो शुरुआती दौर जो था, शुरुआती प्रमाणित, जो शुरू प्रमाणित किया गया साक्ष्य जो मिला, प्रमाण जो मिला, वो कहाँ से मिला? तो ये जो है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण युग से मिला। अगला प्रश्न है, झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति, चैल्कोलिथिक कल्चर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है चैल्कोलिथिक कल्चर, झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ था? तो यह सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, समझ आएंगे, सिंहभूम में था। आज पूर्वी सिंहभूम पश्चिम सिंहभूम में अलग हो चुका है, लेकिन ये जो ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति था वो सिंहभूम में था, केंद्र माना जाता है, ठीक है। अगला हम लोग चर्चा करेंगे टॉपिक असुर आदि जनजातियों का झारखंड में प्रवेश। जो आदिम जनजाति जो है उसमें एक असुर जनजाति है, ठीक है। तो यह जनजाति झारखंड में प्रवेश कैसे की उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर चर्चा किया जाए झारखंड की असुर जनजाति की, झारखंड की असुर सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो सबसे पहले झारखंड में असुर जनजाति ही अपना कदम रखा था, ठीक है। अगर सबसे पुराना जनजाति की बात करें तो असुर जनजाति है। अगला धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। हमारे झारखंड में बहुत सारे धार्मिक आंदोलन, युद्ध बहुत सारे हुए, ठीक है। तो सारे प्रश्न की चर्चा करेंगे हम लोग। आज मैं झारखंड का हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक पे झारखंड का ज्योग्राफी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमी रहेगा। तो इस तरह टॉपिक वाइज मैं सारे चैप्टर को बता दूंगा। उसके बाद करंट अफेयर भी लाऊंगा। और जिस तरह JSSC CGL पे आपका कंप्यूटर का प्रश्न है, मैथ का है, रीजनिंग है, और इंटरनेशनल जो बुक से प्रश्न आते हैं, राष्ट्रीय प्रश्न आते हैं, उसे भी मैं चर्चा करूंगा। उसके लिए मैं टॉपिक लाऊंगा, स्पेशल लाऊंगा, वो NCERT बेस्ड होगा। तो धार्मिक आंदोलन की चर्चा करें। धार्मिक आंदोलन क्या है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम था, क्या नाम था? जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे। अगला प्रश्न हम लोग चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में प्रमुख तीर्थ स्थल माना गया है? तो पारसनाथ पहाड़ को जैन धर्म के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। जो पारसनाथ पहाड़ है वह गिरिडीह जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, पारसनाथ पहाड़ जहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण हुआ, झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह गिरिडीह जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? गिरिडीह जिले में स्थित है। गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न चर्चा करते हैं, झारखंड क्षेत्र में मौर्य राज्य के समीपवर्ती राज्यों में से किस प्रदेश का एक हिस्सा था? झारखंड क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों, प्रदेशों में किस क्षेत्र का हिस्सा था? तो यह आटविक क्षेत्र का हिस्सा था। अगला प्रश्न चर्चा करते हैं, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है,
प्रश्न संख्या 16 को कहता है कौटिल्य जिसका अन्य नाम चाणक्य भी था, चंद्रगुप्त भी था, ठीक है। चाणक्य का तीन नाम था, कौटिल्य, चंद्रगुप्त और चाणक्य। तो अपने ग्रंथ में चाणक्य ने एक अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा। इस अर्थशास्त्र ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से उन्होंने संबोधित किया? तो झारखंड को कुक्कट देश नाम से संबोधित किया। अगला प्रश्न है, किसने कहा इंद्रवानक की नदियां से हीरे प्राप्त किए जाते हैं? इंद्रवानक की नदियों में इर्ब एवं शंख नदियों का क्षेत्र आता है जिसमें हीरे प्राप्त किए जाते थे। तो इसका सही उत्तर हो गया कौटिल्य ने, यानी वही चाणक्य ने कहा था कि इंद्रवानक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते हैं। अब हम लोग मौर्योत्तर काल की चर्चा करते हैं। मौर्योत्तर काल में प्रश्न संख्या 18, बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था? किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था? तो वंशफर के अधीन था। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से मिले हैं? तो यह रांची जिला से मिला है। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के जो है झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए? तो रांची जिले से प्राप्त हुए। अगला जो टॉपिक है गुप्त काल है। गुप्त काल में आपका प्रश्न संख्या 20 जो है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त, क्षमा चाहेंगे, गुप्त शासक समुद्रगुप्त कि प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को क्या कहा गया था? प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया था। जिस प्रकार चंद्रगुप्त ने झारखंड को अपने अर्थशास्त्र में कुक्कट देश कहा था, राइट? क्या कहा था? चाणक्य ने कुक्कट देश कहा था। उसी प्रकार गुप्त काल में गुप्त शासक समुद्रगुप्त जो है, जिसकी प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक है जिसमें छोटा नागपुर को मुरंड देश कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है। 21 की चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 21 में कहता है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आने वाले चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को क्या कहा? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा था? तो इसे कुक्कट लाड कहा था। क्या कहा था? कुक्कट लाड कहा था। अब हम लोग चर्चा करेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में 8वां टॉपिक है, प्रश्न संख्या 22 है। इसमें प्रश्न संख्या 22 कहता है, क्या कहता है? गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र को गौंड के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौंड के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? तो ये शशांक शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था गुप्तोत्तर काल में। शशांक शासक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, गौड़ का शासक शशांक 602 से 625 ईस्वी था। इसका शासनकाल था। गौड़ का शासक जो है शशांक का शासनकाल था 602 से 625 तक था, ठीक है। तो इस पे दो ऑप्शन आप लोग को मिले हैं। पहला ऑप्शन है एक कट्टर शैवोपासक था, कट्टर शैवोपासक था, या एक बौद्ध उत्पीड़क था। जो गौड़ का शासक था क्षमा चाहेंगे, गौड़ का शासक शशांक जो था एक कट्टर शैवोपासक था, एक बौद्ध उत्पीड़क था। क्या दोनों कथन ए और बी सही है या गलत है? तो इसका दोनों सही होगा।
गौड़ शासक शशांक जो था एक कट्टर शैव उपासक भी था और एक बौद्ध उत्पीड़क भी था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सी होगा, ये दोनों था। प्रश्न संख्या 24, हर्षवर्धन 606 से हर्षवर्धन का काल था 47 तक कि विस्तृत साम्राज्य में खाली स्थान का छोटा राज्य शामिल था। तो ये काजंगल हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में काजंगल का छोटा राज्य भी शामिल था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 क्या कहता है? काजांगल, जिसको आज का राजमहल भी कहा जाता है, काजंगल का दूसरा नाम राजमहल भी है, में हर्षवर्धन एक चीनी यात्री से मिला और बहुत प्रभावित हुआ। बाद में उन दोनों का बरसों साथ रहा। उस चीनी यात्री का नाम क्या था? तो उस चीनी यात्री का नाम था हुएन त्सांग। क्या नाम था? हुएन त्सांग। प्रश्न संख्या 26, पूर्व मध्य काल। प्रश्न संख्या 26 का चर्चा करेंगे, पूर्व मध्य काल।